सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, कोरोना पाकिस्तान में कितने नौजवान बेरोजगार हुए, एडीबी की रिपोर्ट जारी हो गई है। कोरोना के बाद पाकिस्तान में कितने नौजवान बेरोजगार होंगे, मजीद हुकूमत का नौजवानों को नौकरियां देने का वादा आखिरकार कब पूरा होगा। नए पाकिस्तान में भी 2 साल गुजर जाने के बावजूद नौजवानों की उम्मीदें बर न आई। साथ ही कोरोना के बायस बेरोजगार नौजवानों के लिए हुकूमत ने कोई स्ट्रेटजी बनाई नहीं बनाई, ये सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2 साल कबल जब ऑपोजिशन में थी, हुकूमत में आने से पहले ये बात करती थी बरमला के जी नौजवानों की तंजीम है, नौजवानों के लिए इनकलाब ला दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। जाहिर सी बात है, मुल्क का 65% हिस्सा इस वक्त नौजवानों पर मुश्तमिल है और किसी भी मुल्क की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग नौजवानों को देख के इतनी बड़ी, यानी कि आबादी के तनासुब के हवाले से जिस चंक की हो, उसी की हवाले से स्ट्रैटेजी और प्लानिंग मुरतब की जाती है। लेकिन एडीबी की रिपोर्ट जो बता रही है, बड़ी तशवीशनाक इस वक्त सूरत हाल है। कह रही है अगर कोरोना वायरस सितंबर तक जारी रहता है तो बेरोजगार नौजवानों की तादाद 23 लाख तक पहुंचने का खदशा है और ये बहुत बड़ी जो है वो एक मैं कहूँ तादाद है। साथ ही 3 माह के अरसे में 15 लाख अफराद बेरोज़गार हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान में बेरोज़गारी पड़ी है। आज ये ऐसा मौजू है जो बिला वास्ता आप लोगों से जो है वो कनेक्ट करता है और मुझे मालूम है कि लोगों में इस्तराब पाया जाता है इस वक्त पाकिस्तान के। उनकी सूरत हाल इस वक्त उतनी अच्छी तौर से मुस्तहकम नहीं हो सकी माशी, जो कि वो इंतज़ार में थे, जो कि वो नवीद सुनना चाहते थे, जो कि वो चाहते थे कि अमली तौर पर ये सारी चीज़ें हों। दूसरी जानिब हमने देखा कि शुगर माफिया ने वज़ीर आज़म को कीमतें बढ़ाने की धमकी दी और अब हम ये देख रहे हैं कि हमने देखा है कि जो चीनी की जो कीमत है वो सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है। हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं शुगर माफिया के आगे। लगता ये है शुगर माफिया की कीमतें बढ़ाने के पीछे क्या वजह बनी, क्यों हुकूमत की चीनी में कीमतों में इजाफे रोकने की कोशिशें कामयाब ना हो सकी, जबकि वज़ीर आज़म ने DGFI और चेयरमैन इंक्वायरी कमीशन वाजिद जिया को ख़बरदार कर भी दिया था इस हवाले से ख़ास तौर पर। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि इंक्वायरियों पे इंक्वायरियाँ हुई, उसके बावजूद चीनी की सेंचुरी मुकम्मल हो गई है अब और इस वक्त हुकूमत बेबस नज़र आती है शुगर माफिया के सामने। दूसरी तरफ हमने देखा चीनी स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन के ख़िलाफ़ शुगर मिल्स की इंट्रा कोर्ट अपील भी मुस्तरद हुई थी। साथ ही तीसरी बड़ी आज की खबर ये कि कराची के मसाइल पर इस्लामाबाद में एक और बड़ी बैठक हुई है आज, और कराची के लिए वो कौन सा आईनी ऑप्शन है जिसके ऊपर सोचा जा रहा है। वफाक और सिंध हुकूमत के 6 शोबों में मिलकर काम करने पर क्या वाकई इत्तेफाक हुआ है, इस पर सिंध हुकूमत की मुनाफकत बड़ी खुलकर सामने आ रही है। आज मीटिंग में बैठे भी रहे, मिले जाके, तीसरी मीटिंग भी हुई, लेकिन बावजूद इसके वफाक के साथ बैठने के बावजूद सूबे भर में आज एहतजाज नज़र आया। तो एक तरफ आप ही के जो है वो स्पोक पर्सन हुकूमत के अनाउंस करते हैं कि जी हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जिसके चेयरमैन मुराद अली शाह साहब होंगे। उसी पस मंज़र में तीसरी आज बड़ी बैठक हुई इस्लामाबाद में, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उसके बाद से जो एक के बाद एक बयानबाजी और आज का मुजाहरा, ये बातें दोनों एक दूसरे से इंटरडिक्ट करती हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार होने क्या जा रहा है। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे और क्यों इसमें अभाम है अभी तक, ये एक सवाल है। मैं अपने मौजूद मेहमानों की तरफ जाती हूँ। इसी सूरत हाल में सबसे पहले जो है सेंटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। साथ ही बैठे अदील अहमद हैं, MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। साथ ही अली परवेज साहब हमें ज्वाइन करेंगे, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। अली परवेज साहब बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
जी, बहुत शुक्रिया। मैं सेनेटर करीम ख्वाजा साहब आपकी तरफ सबसे पहले आती हूँ। मुझे बताइएगा, एडीपी की रिपोर्ट जारी हो गई, कोरोना पाकिस्तान में नौजवान कितने बेरोज़गार होने जा रहे हैं, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मंशूर था। इसमें सबसे पहले बात होती थी कि जो नौजवानों के लिए बात की जाएगी, स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। उस्मान डार साहब को इस पे बड़ा काम करने के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बड़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस भी हैं और उनको अलग से इस हवाले से पोर्टफोलियो भी दिया हुआ है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो हमें एडीपी की रिपोर्ट बता रही है इस वक्त, ये जो सारे नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं, बड़े तशवीशनाक है इस सारी चीज़ों में। और ख़ास तौर पे जो 3 माह के अरसे में 15 लाख बेरोज़गार हुए हैं और 23 लाख बेरोज़गार नौजवानों की तादाद का मज़ीद सितंबर तक बताया जा रहा है। ये बड़ा ही तशवीशनाक मामला है। हमारी कुल आबादी 60-65% बताई जाती है कि जी आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, और अगर मुस्तकबिल को महफूज करना है तो नौजवानों के लिए लाएमल तैयार करना होगा इस मुल्क के अंदर, जो कि नज़र नहीं आता है। मेहरबानी आपकी। मसला ये है कि जो कोरोना जो है वो सारी दुनिया में जो है वबा है और अभी रहेगी। अभी कोई कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, और जहाँ इकोनॉमिकल इश्यूज़, लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज़, समाजी इश्यूज़, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको सारी दुनिया में नज़र आएगी, और पाकिस्तान में भी डेफिनेटली उसके असरात होंगे। जहाँ दुनिया में वबा के बुनियाद पर तबाही आती है, जहाँ जो है जंगों की बुनियाद से तबाही आती है, तो वहाँ जो है नई चीज़ें जन्म लेती हैं, नए सिस्टम जन्म लेते हैं। तहरीक इंसाफ तो आप समझो कि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, और इन्होंने कहा था कि हम 1 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, 50 लाख घर देंगे। अभी तो वो डाउन साइजिंग और चीज़ों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। मसला है कि जो पाकिस्तान की जो 65% है, उसमें से मेजर जो है सारे पाकिस्तान में जो ज़राअत जो है, जहाँ के जो खेत और खलियान के जो मजदूर या किसान जो हैं, वहाँ आप कुछ कर सकते थे। मैं मिसाल दूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लैंड रिफॉर्म्स किए थे। वो लैंड रिफॉर्म जो है वो ज़िया के दौर में स्ट्राइक डाउन हुए थे शरीयत अपीलेट कोर्ट में जी। और वो जो पिटीशन थी वो शाह मोहम्मद कुरैशी की थी। इस वक्त भी अगर इमरान खान वो पिटीशन जो इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, और ये चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं, और पिटीशन उसकी है अपना मिंटो साहब की, अगर उसकी अगर ये सपोर्ट करें और वो स्ट्राइक डाउन हो जाए तो लाखों लोगों को ज़मीनें मिल सकती है, जवानों को, यंगस्टर्स को। इसी तरह ये वबा अभी है और सारी दुनिया में है। ये झूठ बोल रहे हैं कि ख़त्म हो गई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हर रोज़ अगर ये 70,000 से 1 लाख टेस्ट कराए तो सारी बात पता चल जाएगी। हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, आप ईरान में देख रहे हैं, सारी दुनिया में, यूरोप में दोबारा उसने शुरू हो गया ये वबा। पाकिस्तान में तो ये झूठ से काम ले रहे हैं, ये झूठ स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी तक कितने लोग हलाकतें हुई हैं वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कि छुपाया जा रहा है। 1 मिनट, तो ये तो झूठ से इन्होंने काम लिया है। वबा अभी भी मौजूद है और वबा रहेगी उस वक्त तक जब तक आपकी वैक्सीन नहीं आएगी। ठीक है। और जो WHO ये कह रहा है और सारी दुनिया के माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये जो वैक्सीन है ये होपफुली 21 नेक्स्ट ईयर मिड तक आएगी। तो वबा तो है, और कहते हैं कि सेकंड वेव जो है सारी दुनिया में वो दिसंबर के बाद आएगी। अभी हमारे पास मुहर्रम, तो मेरा कोरोना आज टॉपिक नहीं है, लेकिन तो आपने जो सवाल किया है, जो मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बेरोजगारी तो रहेगी ना। अब बेरोजगारी के बाद इसका ये होगा, सारी दुनिया में इनकलाबात आते हैं, ये जो सिस्टम है 70 सालों से वो ऊपर नीचे होगा। नौजवान 65 है निकल आए और एक नवा सिस्टम लेकर आए, नई चीज़ें लेकर आए। ये हर वबा, हर जंग, हर तबाही के बाद नवा इंसान, नए सिस्टम बनते हैं। ठीक है। तो अभी इस पर मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, मगर दुनिया में जो भी चीज़ें तब्दीली गुज़र 1000-2000 सालों में आई है वो इसी तरह आई है। ठीक है। मैं अदील आपकी तरफ
कंक्लूड कराने के लिए आऊँगी। पहले मैं ऑपोजिशन का स्टांस ले लूँ, मैं अली परवेज़ साहब से भी बात कर लूँ। अली परवेज़ साहब, मुझे बताइएगा, जो ADB की रिपोर्ट हमें बता रही है, जाहिर सी बात है आप देख रहे हैं कोरोना के बाद पाकिस्तान में ठीक ठाक बेरोज़गारी बढ़ी है और नौजवान इस वक्त जो है जो नौजवानों का फिगर आ रहा है वो बड़ा ही तशवीशनाक है इस वक्त। और जाहिर सी बात है पूरी आवाम में एक असराब पाया जाता है इस हवाले से कि कोरोना के बाद जो बेरोज़गारी जैसा एक बड़ा कठिन मामला है, बड़ा कठिन सफ़र है, उससे किस तरह निबर्द आजमा हुआ जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आपको कुछ नज़र आ रही है तब्दीली नौजवानों के हवाले से, कुछ देख रहे हैं पॉलिसी, मुतमईन हैं या क्या समझते हैं? देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम के अंदर दावत दी। जिस तरह से अभी सेनेटर साहब बता रहे थे, कोरोना एक बहुत बड़ा शॉक था। ना सिर्फ ये एक मेडिकल इमरजेंसी थी जिसको आपने डिफरेंट ममालिक में फैलते हुए देखा, इसके साथ साथ इसके माशी जो इम्पैक्ट था वो आज तक सारी दुनिया के अंदर आपको नजर आ रहा है। चाहे ये मेडिकल जो इमरजेंसी थी वो कुछ हद तक रिसीड कर गई है। अब बात इस तरह से है कि जो हमारी हुकूमत है और ख़ास तौर से वज़ीर आज़म साहब, आप जानती हैं दिसंबर के अंदर जब ये कोरोना की वबा पहली दफ़ा आइडेंटिफाई हुई वुहान प्रोविंस के अंदर, चाइना के अंदर, तो हम तो माशाल्लाह सोते रहे। मार्च 17 को हम उठे और बिल्कुल एक कैजुअल अंदाज में हमने लोगों को बताने की कोशिश की कि ये एक फ्लू की तरह है और इसको हमें बिल्कुल आराम से हम अगर इसको टैकल कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हुई तो हमने इसको ठेके पे NCOC के जिम्मे कर दिया और वहाँ पे कुछ हद तक इसके ऊपर कंट्रोल आया जब आपने SOPs एंड अवेयरनेस एंड सारी कैंपेन्स चलाई। इसके साथ साथ जिस तरह से आपने मेडिकल और ये जो सेहत के शोबे के अंदर इस तरह इसको टैकल किया था, बिल्कुल इसी तरह आपने माशी फ्रंट के ऊपर भी कैजुअली इसको हैंडल करने की और टैकल करने की कोशिश की है। मुझे आप बताएं, आपको दुनिया के अंदर नहीं नजर आया कि ममालिक किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे कोरोना का जब इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी और मईशत के ऊपर आ रहा था? आपने नहीं देखा फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर किस तरह से वो फर्लो लॉ आया जिसके तहत लोगों ने बिजनेसेस को कहा कि भाई हमने आपको मजबूरन लॉकडाउन तो कर दिया है पर आपकी जो तकलीफ है उसको कुशन करने के लिए आपके जो मुलाजमों की तनख्वाह है वो हम उठाएंगे। आपने देखा ना सारी दुनिया के अंदर, आप इंग्लैंड में देख लें, अमेरिका के अंदर देख लें, जाके लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी देख लें, तो उन्होंने कि हर तरह से कारोबारों को कुशन करने की कोशिश की क्योंकि ये बहुत बड़ी एक माशी तकलीफ आई थी और वो समझते थे कि अगर हमने टेम्परेरीली अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट ना किया तो ये बिजनेसेस परमानेंटली बैंकरप्सी की तरफ चले जाएंगे, जो आपको आज होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ बांग्लादेश के अंदर देख लें, उन्होंने इसके अंदर ना सिर्फ अपनी तनख्वाहों के अंदर अपने कारोबारों की मदद करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि जी अप्रैल मई के महीने के अंदर जो बैंक का सूद होगा वो उनका रिजर्व बैंक ऑफ बांग्लादेश उठाएगा और हम ये बोझ भी अपने एक्सपोर्टरों के ऊपर नहीं डालेंगे ताकि उनकी फैक्ट्रियां किसी तरह परमानेंटली क्लोजर की तरफ ना चली जाएं। तो जब आप इससे कंपेयर करती हैं जो हमारी हुकूमत ने यहाँ पे पाकिस्तान में करने की कोशिश की तो आपको थोड़ी सी परेशानी होती है और उसी के नतीजे अब आपके आगे सामने आ रहे हैं कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग फारिग हो रहे हैं। वजीर आजम साहब ने बिल्कुल टीवी पे आके तो बताया कि बहुत बड़ा पैकेज मैंने एक अनाउंस किया है 1200 अरब का, पर वो सिर्फ और सिर्फ कागजों की हद तक था। आप अपने आप को खुद चीट कर रहे थे, उसमें आपने रूटीन की चीजें आप देख लें, जो आपने गंदम खरीदनी थी उसके पैसे भी उसके अंदर डाल दिए, आपने एक्सपोर्टरों को जो उनके पैसे वापस करने थे वो भी उसके अंदर डाल दिए। आप इन सारी चीजों को जो आपने जो जिसका कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं था अपने पैकेज में इनकॉर्पोरेट कर भी लिया। आप मैं कह रहा हूँ उसका इम्पैक्ट आप जरा अलहदा कर लें और उसके बाद जो अमाउंट बच जाती है काइंडली जरा उसको भी देखें कि उसमें से कितने पैसे इन्होंने इस्तेमाल किए। तो मुश्किल से 200-300 अरब रुपए इन्होंने खर्च किया और उसके अंदर कई अच्छे काम किए हैं, यकीनन किए होंगे। एहसास प्रोग्राम जो हमारे कमजोर तरीन तबका था उसको कुशन करने की कोशिश की, पर मुझे ये बताएं कि इन्होंने कारोबारों को मदद करने के लिए, लोगों की तकलीफ को, जो माशी तकलीफ थी उसको कुशन करने के लिए क्या किया। जब आप उसको देखेंगी तो वो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब फ्लू करके इस बीमारी को टैकल कर रहे थे। तो आज हमें घबराना नहीं चाहिए कि अगर आगे ये अनएम्प्लॉयमेंट और क्लोजर्स आपको बिजनेसेस के नजर आ। अच्छा, तो अली परवेज साहब, इन शॉर्ट आप वन लाइन में क्या कहेंगे कि नौजवानों की जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें बर नहीं आई क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ से इन 2 सालों में? देखें, आपको जो मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है जो आपको कोरोना की टैकलिंग के अंदर नजर आई है, इसके अलावा जो आपको बुनियादी बात समझने की जरूरत है वो ये है कि अगर आपने नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करना है
तो उसके लिए आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर ग्रोथ लानी होगी। प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ आप जानती हैं कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का आखिरी साल था 5.5-6% के करीब ग्रोथ थी, और फॉर एवरी परसेंटेज पॉइंट ऑफ ग्रोथ आप 4-5 लाख नौकरियां जनरेट करते हैं। उसको पहले साल के अंदर जो आपके काबिल हुक्मरान थे वो 2% के अंदर ले आए। उसके बाद जो रही सही कसर थी अगले साल में वो कोरोना की वजह से और इनकी अपने माशाल्लाह जिस तरह से हैंडलिंग है इश्यूज की, उसके बाद -0.5% के अंदर आ गई है। तो अगर रोजगार मुहैया नहीं है, महंगाई आसमान को बातें कर रही है, आपको आटे की स्कैंडल, चीनी के स्कैंडल, आपको ये जो इनके एटीएम के नवाजने के जो इल्जामात हैं, आपने अभी नहीं देखा वो जीआईडीसी का जो 400 अरब रुपए माफ किया, वो एटीएमओ को रिवॉर्ड कर रहे थे ना। तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया तो शिबली फराज साहब टीवी पे आके वजीर आजम को उसका क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे थे। तो जब इस किस्म की पुअर गवर्नेंस आपको नजर आएगी, आपके नौजवानों को कोई लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नजर नहीं आएगी, तो उसके ख्वाब किस तरह से पूरे होंगे। ठीक है, सही है। आप साथ ही रहे, मैं ज़रा अदील की तरफ जाऊंगी। अदील, नौजवानों की तंजीम, आप खुद भी एक नौजवान, जाहिर सी बात है पार्लियामेंटेरियन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ी उम्मीदें लेकर सब आए थे, और इन 2 सालों में जो हुआ, एडीबी की रिपोर्ट अभी जारी है, मुख्तलिफ सर्वेज जो बता रही हैं इस वक्त नौजवानों में एक शदीद इस्तराब है कि क्या होगा आगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और नौजवान इस वक्त बड़ी उम्मीदें लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैठे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखें, एडीबी की रिपोर्ट की आपने बात की, ये रिपोर्ट मेरे ख़्याल से उस चीज़ से यकसर मुख्तलिफ नहीं है जो प्रेडिक्शंस प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान पहले दिन कर रहे थे जब कोरोना के केसेस जो हैं वो कोरोना की वबा सामने आई, और उन्होंने बारहा मुतनब्बे किया, उन्होंने बारहा इस चीज़ को बताया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं वो जिनकी मईशत बिल्कुल तबाही के दहाने पर हो और बड़ी मुश्किल से बैंकरप्सी से बचाया उसको, उस मुल्क में जो है वो कोरोना की वबा में जो कंप्लीट लॉकडाउन है और मुकम्मल कारोबार को बंद करना, उसको अफोर्ड हम नहीं कर सकते थे। और ये तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले दिन से कह रहे थे, और एडीबी की इस रिपोर्ट ने भी उसको वैलिडेट किया है। मेरे ख्याल से ये मीडिया था हमारा जो कंप्लीट लॉकडाउन पर फोर्स कर रहा था गवर्नमेंट को, जो कि गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो एंटी लॉकडाउन की स्ट्रेटजी थी, उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से बेरोज़गारी का रोना अब ये तो मीडिया को अपने आप से भी सवाल करना चाहिए कि अगर हम लॉकडाउन की बात कर रहे थे, कारोबार को बंद करने की बात कर रहे थे, हुकूमत की प्रो पुअर पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, तो ये तो रिपोर्ट में आना था, और ये प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो पहले उसको मुतनब्बे भी किया था। असल जो बात है, मीडिया ने, सबने तो नहीं किया, हमने तो बहुत सारे लोग इस पे साथ खड़े थे स्मार्ट लॉकडाउन पे भी, जब फिर सारी चीज़ें हुई। जिन्होंने नहीं किया उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, और उन्होंने एक सेन और माकूल जो है वो तज्जिया अगर किया तो वो एक अच्छा वो था। लेकिन मैं ओवरऑल जनरल उसकी बात कर रहा हूँ कि अपोजिशन प्लस मीडिया सब जो है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे लॉकडाउन, एंटी लॉकडाउन की पॉलिसी पे या स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पे। देखें, कोविड के अंदर हुकूमत की हैंडलिंग और हुकूमत की पॉलिसीज़ पर क्रिटिसिज्म तो अपोजिशन करती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये तनकीद बराए तनकीद है, सिर्फ तनकीद के लिए ही तनकीद की जा रही है। दुनिया की इस वक्त आप जो भी वो मुल्क जो बेहतर समझे जा रहे हैं, जो इंटरनेशनली चंद मुल्क जिन्होंने अगर बेहतर हैंडलिंग की कोविड में, कोविड सिचुएशन में अपने मुल्कों में, तो उनमें से एक पाकिस्तान का नाम है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम है कि उन्होंने आगे सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, मुझे बताएं सिर्फ जो मेरा मकसद पूछने का है कि क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग होगी, क्योंकि अगर नौजवान जो बैठे हुए हैं इस वक्त, जिनकी अभी तक उम्मीदें बर ना आई हैं, तो वो आगे बाकी के 3 साल में क्या सोचेंगे, कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, या फिर 2 साल ऐसे हुआ ऐसे ही। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जो कोविड के अंदर हैंडलिंग थी हमारी, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक पैकेज रोल आउट किया जिस पर हमारे नून लीग के ऑनरेबल मेंबर ने जो है वो तनकीद भी की, उन्होंने पूरी दुनिया की मिसालें दी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उस पैकेज की मिसाल नहीं दी कि उसमें बिजनेसेस को सपोर्ट किया गया, उसमें जो छोटे बिजनेसेस हैं, कारोबारी तबकात हैं, उनको सपोर्ट किया गया इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी बिल्स,
बहुत सारे मैं आपको बिल्स भी ऐसे दिखा सकता हूँ कि जो छोटे कारोबार करने वाले हैं उनके 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक के बिल्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने 3 महीने तक पे किए ताकि उनके कारोबार बंद ना हो। हम जो है इंटरेस्ट रेट को नीचे लेकर आए, हम गवर्नमेंट ने जो है वो एहसास प्रोग्राम रोल आउट किया, गरीबों को जो है वो कुशन किया, सपोर्ट किया, बिजनेसेस को सपोर्ट किया। जो हमारा नौजवानों की आप बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन का या यूथ का जो प्रोग्राम है जो उस्मान डार साहब हेड कर रहे हैं, उसमें भी 3 चीज़ों को जो है वो एड्रेस किया जा रहा है। टेक्निकल स्किल्स देना नौजवानों को ताकि वो रोज़गार कमा सकें, उनको आसान जो है वो कर्ज़े देना ताकि वो अपना कारोबार कर सकें, उनको जो है वो सपोर्ट करना स्कॉलरशिप्स के थ्रू कि वो अपनी तालीम ऐसी हासिल करेंगे जहाँ पे उनको अच्छा रोज़गार मिल सके। तो ये एक पूरा टारगेटेड प्रोग्राम एक तरफ यूथ का चल रहा है, एक तरफ का हमारा इसका चल रहा है, एहसास के अंदर भी चल रहे हैं, वज़ाइफ चल रहे हैं उसमें। तो ये एक चीज़ है। लेकिन जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है जिसकी हम बात करें, एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट होनी है प्राइवेट सेक्टर में। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी है कि जब आप प्राइवेट सेक्टर को जो है वो करें। और हमारी गवर्नमेंट की अगर पॉलिसीज़ देखें आप तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में हम बेहतरी लेकर आए, 138 से 108 पर आए, यानी कि 20 पॉइंट से ज़्यादा जो है वो उसमें 30 पॉइंट्स की उसमें बेहतरी आई है कि हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बेहतरी है। तो ये जो बेहतर हुआ है। रिपोर्ट और सर्वेज बता रहे हैं वो क्यों बड़े ही नेगेटिव जा रहे होते हैं, ये समझ नहीं आता है। अब जैसे 23 लाख का फिगर एक बहुत बड़ा फिगर होता है, 15 लाख का फिगर एक बहुत बड़ा फिगर है। अब ये और फिर शरह नमू जो स्टेट बैंक खुद कह रहा है कि कोरोना के बाद जो सनतों की शरह नमू है उसमें 22% कमी आई है। तो अगर ये सिचुएशन रही फर्दर तो फिर क्या होगा सूरत हाल? देखिए, जो हमारा जो ये रिपोर्ट्स आप सिर्फ एक आपने एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट उठाई हुई है और ये पूरे दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट हुई है। दुनिया की कोई ऐसी एयरलाइन नहीं है जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ ले ऑफ ना किए हों। दुनिया की कोई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं है जिन्होंने एम्प्लॉयज़ पॉपुलेशन में यूथ का चंग इतना बड़ा नहीं है। आपको पता है हमारा है, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इसके ऊपर बार बार बात करते थे कंटेनर पे खड़े होकर। आप मेरी बात कंप्लीट करने देंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा उसमें। ये दुनिया में हर जगह जो है वो इसका इम्पैक्ट आया है। और ये कोई कोविड जो है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं लेकर आए कंटेनर के ऊपर खड़े होकर कि कोविड नाजिल कर दिया पाकिस्तान पर। ये तो एक अल्लाह ताला की तरफ से है और पूरी दुनिया में आया और पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट हुई है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले से कह चुके थे कि अगर हम इसमें मज़ीद लॉकडाउन अगर हम मुल्क पे इम्पोज करेंगे, हम इसको स्मार्टली टैकल नहीं करेंगे तो ये फिगर्स इससे ज़्यादा वर्स्ट हो सकती थी, इससे ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। दुनिया में आप देख लें, सारी मल्टीनेशनल कंपनीज देख लें, एयरलाइंस देख लें, कारोबार देख लें, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ ले ऑफ़ किए हैं, हर जगह ले ऑफ़ हुए हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि हमने उनको फैसिलिटेट कैसे किया। अब तारीख़ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इस तरह का नेचुरल डिज़ास्टर हो और उसमें किसी फेडरल गवर्नमेंट ने इतने बड़े पैमाने पे कोई इमरजेंसी रिलीफ फ़ंड दिया हो, 1200 अरब रुपए का फ़ंड दिया हो, जिसमें कारोबारी तबकात को भी रिलीफ देने की कोशिश की गई हो, जिसमें नौजवानों को भी देने की कोशिश की हो, जिसमें गरीब गरबा जो बिल्कुल घर बैठ गए डेली वेजर्स उनको भी रिलीफ देने की कोशिश की गई, जिसमें हर इंडस्ट्रियलिस्ट को उसमें रिलीफ देने की कोशिश की गई, उन टैक्सेस में इंटरेस्ट रेट में कमी की गई। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने इसको बड़ा अच्छे तरीके से टैकल किया और यही वजह है कि इंटरनेशनली जो है वो तारीफ़ हो रही है और इंटरनेशनली बेहतर टैकल करने वाले मुल्कों में जो है पाकिस्तान। चलिए, आपका भी मौक़िफ़ आ गया हुकूमत का भी। अली परवेज़ साहब की तरफ और सेंटर करीम ख्वाजा साहब की तरफ मैं जाऊंगी दोबारा, लेकिन एक ब्रेक की तरफ जाने का जी कहा जा रहा है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। दूसरी जानिब एक मरतबा फिर शुगर माफिया बेलगाम नज़र आता है। वज़ीर आज़म को कीमतें बढ़ाने की धमकी दी थी और वो धमकी इस वक्त अमली तौर पर नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म के कहने के बावजूद भी, इंक्वायरियों के बावजूद चीनी की सेंचुरी मुकम्मल हो गई है और हुकूमत शुगर माफिया के सामने घुटने टेक देने की मुतरातिब नज़र आती है। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब आपकी तरफ आऊँगी। करीम ख्वाजा साहब, ये बताइएगा, चीनी स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन के शुगर मिल्स की इंट्रा कोर्ट अपील भी मुस्तरद हुई। वज़ीर आज़म ने बार बार कहा भी DGFIA और चेयरमैन इंक्वायरी कमीशन वाजिज़ ज़िया वज़ीर आज़म को धमकियाँ भी मिलती रहीं कि जी चीनी माफिया की तरफ से, और अब हम देख रहे हैं कि सेंचुरी लेकिन मुकम्मल हो गई है।
मसला ये है कि ये बाज़ाहिर तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं तहकीकात करा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ, वो करवा रहा हूँ, पर इनडायरेक्टली वो ATMs को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। अब ATM एक बैठा है लंदन में, अच्छा। उसने जो प्लेन इस्तेमाल किए हुकूमत बनाने में, लोगों को ख़रीदा पंजाब में या दूसरी जगहों पर, अब इनडायरेक्टली उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उसको प्लेन में बिठाकर बाप बेटे को भगा दिया। तो बाकी तो ये आई वॉश है, तो ये इनडायरेक्टली जो है करप्ट हुकूमत है, और आटे में, चीनी में और IPPs में और दीगर चीज़ों में, मलम जब्बा है, दूसरी चीज़ों में है, वो इनडायरेक्टली करप्शन में भरपूर नमूने शिरकत कर रहे हैं। तो ये तो 3 डिजिट में तो पहुंच गई है, और हमें तो ये इत्तला है कि 120-130 तक जाएगी। ओह, और इनको परवाह नहीं है, क्योंकि ये इनको पता है कि एक तो बेरोजगारी, ऊपर से इतनी महंगाई। इनको परवाह ही नहीं है, इनको अच्छा। परवाह ही नहीं है, इनकी गलत चीज़ों, अपनी सब चीज़ें किसी और के हवाले कर दी। आज पाकिस्तान सारी दुनिया में, मुस्लिम वर्ल्ड में हर जगह आइसोलेट लगा पड़ा है, परवाह ही नहीं है इनको। अब सऊदी अरेबिया से भी ज़ीरो जवाब मिल रहा है, UAE से भी जवाब मिल गया है, अमेरिका से भी ताल्लुकात ख़राब। अच्छा, 18वीं तरमीम के बाद ये एक तो सूबाई मामला भी आता है, मैकेनिज्म कंट्रोल का, प्राइस कमोडिटीज़, तो ये सिंध के अंदर तो हुकूमत आपकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, यहाँ पे क्यों नहीं जो है उसको कंट्रोल किया जा रहा? तो ऊपर से अगर चीज़ें ख़राब होंगी तो नीचे असर होगा ना, ऊपर से चीज़ें अगर ख़राब होंगी तो उसका तो नीचे असर होगा ना। अच्छा। इन्होंने जो मैकेनिज्म किया है, जो इनको चाहिए था कि ये CCI में ये बात रखते कि किस तरह ये चीज़ें होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है, तो ऊपर से जो इन्होंने जो कुछ किया उसका असर सारे पाकिस्तान में आएगा। चलो अगर हमारे पास है ना, पंजाब में चलो 70 रुपये में या 60 रुपये में दे दे, KP में वो 50 रुपये में दे दे, बलूचिस्तान में भी इनकी हुकूमत है, वहाँ 30 रुपये में दे दे, वहाँ क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ भी सूबाई हुकूमत इनकी है ना। ठीक है, अदील आपकी तरफ आती हूँ। अदील, लाख कोशिशें की, उसके बावजूद इंक्वायरी पे इंक्वायरियाँ हुई, फिर भी आज जो है वो चीनी एक बड़े ही अपने तारीख़ी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है पाकिस्तान के। बड़ा अफसोस हो रहा है, और इसके बाद भी आवाम बड़ी परेशान है। अब इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, कैसे रोकेंगे? देखें, चीनी का जो कीमतों का ऊपर नीचे जाना है, ये पाकिस्तान में कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ये 140 पे भी जा चुकी है। सही। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में भी ये चीनी के रेट ऊपर गए, और अब हमारी गवर्नमेंट जब आई 2 साल हुए हैं हमें हुकूमत में, तो हम इसमें भी प्राइसेस और उसका जब हुआ तो महंगाई तो ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुई, नून लीग के दौर में भी हुई, लेकिन दोनों में से किसी को तौफीक नहीं हुई इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन अगर किसी ने इन्वेस्टिगेशन अगर किसी ने की तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की, और उन्होंने इसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करके जब रिपोर्ट भी छुपाने की बात हो रही थी, उस सारे उसमें तनाजुर में पहली दफ़ा अगर कोई इंक्वायरी रिपोर्ट्स किसी ने पब्लिक की तो वो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और PTI की गवर्नमेंट ने की। अब बात यह है कि माफियाज़ की और उनकी बात अगर की जाती है, अभी सेनेटर करीम ख्वाजा साहब ने भी कहा कि हमें इतला है कि 120-130 पे जाएगी। मेरा सवाल है, इनको कैसे इतला है कि 120-130 पे जाएगी? माफियाज़ ने इनको इतला दी हुई है? मेरे ख्याल से होगी इतला, क्योंकि सिंध में सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स तो आसिफ जरदारी साहब की हैं। अच्छा। पंजाब में शरीफ ख़ानदान की हैं शुगर मिल्स, तो हो सकता है इतला दी हो इनको कि हम होर्डिंग करेंगे, हम कीमतें ऊपर लेके जाएंगे, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ महाज खड़ा करेंगे, हो सकता है इतला दी हो। तो कल भी चीनी की जो वो हो रही थी, स्मगलिंग हो रही थी, गालिबन पंजाब से सिंध आ रही थी छुपाने के लिए, क्योंकि सिंध में बहुत सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, तो वो समझ रहे थे कि पंजाब से सिंध ला के यहाँ छुपा दी जाएंगी, लेकिन गवर्नमेंट ने बर वक्त कार्रवाई की और इस 100 रुपए को अब कैसे वापस लाएंगे? उस पे वहाँ पे मेरे ख्याल से कोई 5000 मन जो है वो चीनी कल पकड़ी गई है। हाँ। जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की बात की जाती है कि इस पर कार्रवाई नहीं हुई, और हुई जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पहली दफ़ा पब्लिक की गई ना, तो चीनी माफिया जो है वो चला गया कोर्ट में
और अदालत में जाके उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया। अब तो वो ख़त्म हो गया ना? वो तो जब गवर्नमेंट ने कंटेस्ट किया तो फिर उसको विकेट करवाया उस स्टे को। और ये आप देख लेना, ये एक कंटिन्यूस फाइट है अगेंस्ट माफिया, एक कंटिन्यूस जो है ना वो गवर्नमेंट लड़ रही है कि वो जाके अदालतों में छुप जाते हैं। हाँ, वो अदालतों में जाके स्टे लिया, गवर्नमेंट ने उसको कंटेस्ट किया और स्टे विकेट करवाया। अब मुझे रिपोर्ट्स हैं कि गालिबन सिंध हाई कोर्ट ने भी स्टे दे दिया इनको। तो ये एक वो है, उस पर इदारों को वो रिपोर्ट्स भेज दी गई है, उस पर डिटेल्ड काम हो रहा है। और ये मुझे समझ नहीं आती बात कि लोग कहते हैं कि अपने लोगों को इसमें फैसिलिटी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सबसे करीबी बंदे थे, जिन्होंने उनकी सबसे ज़्यादा मदद की, जिन्होंने सबसे ज़्यादा साथ दिया, जो सबसे उनके पॉलिटिकल लोगों में सबसे अच्छे दोस्त थे, प्राइम मिनिस्टर ने उनको भी नहीं वो किया, उनको भी नहीं उन्होंने जो है वो कुशन दिया, बल्कि उन्हें भी उन्होंने जो है वो निकाला। बाहर हैं, इस पे तो ऑपोजिशन क्रिटिसाइज करिए। अगर ये ऑपोजिशन में से कोई ऐसा बंदा होता तो आप लोग तो बिल्कुल चैन से ना बैठते। ऑपोजिशन पता नहीं किस मुंह से क्रिटिसाइज करती है, ऑपोजिशन सारी बाहर बैठी हुई है। नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, इसहाक डार साहब बाहर हैं, उनकी शहबाज शरीफ के बेटे बाहर हैं, पूरा ख़ानदान वो बाहर बैठा हुआ है और भागा हुआ है यहाँ के एहतसाब से। पता नहीं किस मुंह से ये क्रिटिसाइज़ करते हैं। पीपल्स पार्टी के इतने सारे काके भागे हुए, मुन्ने भागे हुए, टप्पी भागे हुए, वो बाहर बैठे हुए, पता नहीं किस मुंह से वो करते हैं। जहांगीर तरीन साहब तो उनका मेरे ख्याल से उनको कैंसर है और शायद वो इलाज वगैरह करवाने वहाँ गए हुए, और वो वापस भी आएंगे। और उनका अगर उनका नाम वो क्लियर ना हुए इससे, तो प्राइम मिनिस्टर बगैर किसी इम्तियाज के जो है वो अपने करीबी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। मुझे कराची के ऊपर वापस आना है, कराची के हवाले से भी बात करनी है। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रही है सेनेटर निगहत मिर्ज़ा साहिबा हैं एमकेएम पाकिस्तान से। आपको खुशामदीद कहती हूँ सेनेटर निगहत मिर्ज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। एमकेएम के हुकूमत सिंध के साथ शदीद नज़रियाती तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमीनुल हक साहब आज फरमा रहे थे कराची के मसाइल पर इस्लामाबाद में एक और बड़ी बैठक हुई है, आज ये तीसरी बैठक थी। क्या मामलात तय पा रहे हैं, और दूसरा ये कि ये अब बातें और चीज़ें क्यों मज़ीद मतनाज़े हो रही हैं? अगर एक पेज पे बैठ गए तो फिर सबका मौक़िफ़ भी एक होना चाहिए बाहर निकल के। निगहत मिर्ज़ा साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल से देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच। मैं इसी पे आ जाती हूँ सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, आपकी तरफ भी ये बताइए, यही मेरा सवाल है आपकी तरफ। मुझे बताएं कि एक तरफ आज आप लोग पूरे सिंध में जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ आप साथ बैठ रहे हैं, ये क्यों मुनाफकत नज़र आ रही है? कि अमीनुल हक साहब भी कह रहे हैं कि शदीद नज़रियाती तहफ़्फ़ुज़ात है, मगर अब एक जब पेज पे बैठ गए और राब्ता कमेटी बनाने पर इत्तेफाक हो गया है वफाक और सिंध के दरमियान, तो फिर क्यों बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे सब? और ये प्रोटेस्ट आज जो एहतियाज सारे सिंध में पीपल्स पार्टी ने किया है उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। एक ये है कि 18 अमेंडमेंट, हमें शुरू से खौफ है कि 18 अमेंडमेंट को ख़त्म किया जा रहा है। एनएफसी के मद में जो फैसले 73 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुए हैं उसमें भी वो फिगर्स कम करना चाहते हैं। तीसरी जो अहम बात यह है कि कराची का जो मसला है, देखें एक मसले होते हैं मज़हब के जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते हैं। अगर कोई मुसलमान है या कोई हिंदू है या कोई ईसाई है, या उसके अपने एक फंडामेंटल जो बिलीव्स होते हैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़। एक सिविलाइजेशन के मसले होते हैं जो कि रिलीजियस से भी ऊपर होते हैं, क्योंकि मुसलमान होते हुए हमें 1400 साल हुए हैं, यहाँ जो हम सिंधी हैं वो कम से कम 5000 साल से हुए हैं, ठीक है ना। तो जब एक सिविलाइजेशंस के इशू होते हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते हैं, ठीक है। और इस तरह की बात अगर माजी में भी की गई है तो उसका डटकर मुकाबला सिंध ने किया है, हज़ारों सालों से किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स की तरफ क्यों नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है, क्योंकि हम जो पाकिस्तान में सिंध शामिल हुआ है वो अपने शर्तों के तहत हुआ है। पाकिस्तान जो है सूबों ने बनाए, कोई सूबों ने जो है पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान ने सूबा नहीं बनाया। एक बात क्लियर कट होनी चाहिए। तो सिविलाइजेशन के इश्यूज पर किस तरह हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? ठीक है, क्या हाँ, एक मिनट, हाँ, जी, किसी भी सूरत से नहीं होगा। ठीक है, ये मज़हब से भी ज़्यादा सेंसिटिव इशू है सिविलाइजेशन का। अच्छा। इस पर हमने एहतियाज किया है और करेंगे, और अगर कोई करता है तो ये ऐलान जंग समझी जाए। सूबे की ये जो है सिविलाइजेशन के इश्यूज में किसी ने जोड़ किसी ने भी की तो ये ऐलान जंग समझी जाए।
अच्छा, ये बड़ी ये ऐलान जंग बड़ा- समझी जाए, बड़ा ये statement पीपल्स दे रहे हैं, पार्टी ठीक का है। मौक़िफ़ है। अच्छा। ये इसी तरह समझा जाए जिस तरह भुट्टो को सजाए मौत हुई थी। अच्छा, ये सिविलाइजेशन का इशू इससे भी ज़्यादा बढ़ के है। अच्छा, सही है। सेनेटर निगत मिर्जा साहिबा ने ज्वाइन किया दोबारा। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। सेनेटर निगत मिर्जा अस्सलाम साहिबा, वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा मुझे कि जिस तरह से हमने ये देखा कि कराची के मसाइल पे इस्लामाबाद में एक और बड़ी बैठक आज हुई है, उसके बाद MQM के हुकूमत सिंध के साथ शदीद नज़रियाती तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अमीनुल हक साहब फरमा रहे थे। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है कि एक पेज पे भी बैठ रहे हैं और आपस में लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं? देखिए मेरी समझ में तो ये इशू आ ही नहीं रहा। इस वक्त आटा महंगाई के उरूज पर है। रोटी पकी पकाई जो है 15 से 17 पे पहुंच गई है। चीनी 110 रुपए पे पहुंच गई है। बजाय इसके कि हम बेसिक जो आवाम के मसाइल हैं उन्हें हल करें, हम एक ऐसी बहस में पड़ चुके हैं। अच्छा, फिर सब एक ही तरफ हो गए। होता है ना कि किसी के जिम्मे कोई काम बटा हुआ है, किसी के आप कह देंगे साहब अली जैदी से ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन फिर मरकजी हुकूमत कहाँ है? ये अवामी इशूज कौन हल करेगा जब हम बड़े बड़े ऐसे इशूज में पड़ गए जहाँ से हर तरफ से मुखालफत आ रही है? नहीं, तो ये अवामी इशूज ही तो है कि बिजली का मसला, पानी का मसला, कचरे का मसला, इसी वजह से बात हो रही है। सुनिए कि इलेक्ट्रिक का एग्रीमेंट जो है नौजुबिल्ला आसमानी सहीफा तो है नहीं। विफाक पहले भी मुशर्रफ साहब के दौर में विफाक ने ये किया था एग्रीमेंट। विफाक अब क्यों नहीं इस मामले में बोल सकती? बाकी रहा सिंध का मसला, तो देखिए सिंध में अगर कोई अच्छा काम होता है तो लोग सराहते हैं। कोविड-19 में जिस तरीके से वज़ीर आज़म सिंध सईद गनी साहब, नासिर हुसैन और मुल्क बहार इन्होंने काम किया, लोगों ने सराहा और वाकई बहुत कंट्रोल से रहे हम लोगों बहुत अच्छी तरह। और सबसे पहले इनिशिएटिव लिया सिंध ने हर मामले में, उसके बाद सबने तकलीफ की। लेकिन जो गैर जरूरी तौर पे गवर्नर के सारे इख्तियारात वज़ीर आला सिंध के पास चले गए, मेयर के सारे इख्तियारात वज़ीर आला सिंध के, चलिए वो भी मान लीजिए, ठीक है, लेकिन आप काम क्यों नहीं कर रहे? पूरा शहर का शहर कूड़े का ढेर बना हुआ है। पानी जो है 1 महीने 1.5 महीने से लोगों के घरों के आगे है। मसाजिद डूब रही हैं, लोग गटर के पानी में से निकल के नमाज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये इशूज कौन देखेगा? ठीक है। अदील, बस 1 लाइन में मुझे बता दीजिए कि क्या होने जा रहा है। लेकिन तीनों जमातें एक जगह तो बैठ गई हैं, लेकिन बाहर आके जो है वो एक दूसरे के खिलाफ है अगेन। देखिए, पीपल्स पार्टी तो हमेशा से यही करती है कि वो क्लोज डोर्स के अंदर जो है मीटिंग्स के में जो है वो 1 पेज पे होती है, एग्री भी करती है, सारी चीज़ें मानती है अच्छे बच्चों की तरह। लेकिन बाहर आके चूँकि इख्तलाफ बड़ा इख्तलाफ करना होता है तो मीडिया पर आकर वो ऊट पटांग बातें आती हैं सामने। दूसरी जो बात है कि कराची और इश्यूज़ पे बात हो रही है कराची की। देखिए, कराची के इश्यूज़, कराची सिंध का हिस्सा है, सिंध का सबसे बड़ा शहर है। 95% रेवेन्यू सिंध को कलेक्ट करके देता है, फेडरल गवर्नमेंट को रेवेन्यू देता है। इसके मसाइल हल करना प्राइमरीली बुनियादी तौर पर, आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, हर तरह जो है वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत इससे जान नहीं छुड़ा सकती, ना वो इससे जो है वो आंखें बचा सकती है। सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कराची के इश्यूज़ को हल करना, सिंध के बाकी तमाम बड़े शहरों के इश्यूज़ को हल करना, आवाम के मसाइल हल करना। जिस तरह से लाहौर की ज़िम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट की है, जिस तरह से पेशावर की ज़िम्मेदारी KP के गवर्नमेंट की है, जिस तरह से क्वेटा की ज़िम्मेदारी बलूचिस्तान गवर्नमेंट की है, कराची की ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। वफाकी हुकूमत अगर कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाती है, अगर वो चाबुक उठा के जो है वो जगाने की कोशिश करती है, किसी आइनी ऑप्शंस की बात करती है, तो वो सिर्फ इसलिए की जाती है कि किसी तरीके से सोए हुए घोड़े को जगाया जाए और इसको थोड़ा सा जो है एहसास ज़िम्मेदारी दिलाई जाए, किसी तरीके से आवाम को रिलीफ दिलाया जाए। उसमें फेडरल गवर्नमेंट हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आप कराची के PSDP के सारे बजट देख लें, कराची में जो SDGs के फंड्स देख लें, कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स देख लें। पेशावर ने BRT अपने पैसों से बनाया, पेशावर ने मोटरवेज अपने पैसों से बनाए, हज़ारों किलोमीटर की सड़कें अपने पैसों से बनी। कराची को फिर भी फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, फंड्स दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। उसके बावजूद अगर सिंध गवर्नमेंट करने को तैयार नहीं है और लसानियत पे सियासत करना चाहती है, तो मैं समझता हूँ कि लसानियत पे सियासत करने बहुत एक खतरनाक चीज है। और इस पे जो है वो इस तरफ लेके जाना, इस आग से कराची बहुत मुश्किल से निकला है, इस आग में दोबारा। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।